अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पेंशन बिल। अब ये जो टाइटल है इससे तो हमें पता चल गया कि किसी पेंशन बिल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो सिर्फ पेंशन के सिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हमारी इकॉनमी किस तरह से प्रेशर में आ रही है। रिटायर्ड लोग जो हैं वो डबल बेनिफिट्स ले रहे हैं, रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच में कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही हैं। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, ये कौन से रिफॉर्म्स हैं, ये सब हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। मैं हर सेंटेंस को आसान इंग्लिश में और उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी, ऐसी एग्जांपल्स के साथ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगी, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं। और इसके एंड पे इसके ऊपर क्विज भी है, एडिटोरियल बेस्ड क्विज आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, उसको सोल्व करना मत भूलिएगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इट इज़ इंडीड, कहता है ये जो चीज़ है ना ये बेशक है, मतलब असल में ये इंडीड एडवर्ब इसने डाली है जोर डालने के लिए, ठीक है। ये बताना चाह रहा है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, क्या कहता, अ वरिंग कनंड्रम, कहता ये जो चीज़ है ये एक कनंड्रम है। कनंड्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी पहेली जिसको आप हल ना कर सको, एक बहुत ही पेचीदा मसला, एक बहुत ही बड़ी उलझन जिसका हल ना निकल रहा हो। और ये कैसा कनंड्रम है? उसने कहा ये वरिंग है, मतलब ये वो चीज़ है जो कि एंग्जाइटी पैदा कर रही है, जो कि परेशान कुन है, जो कि कंसर्न पैदा कर रही है, इसको कॉज कर रही है। तो ये छोटा सा एक सेंटेंस बना हुआ है जिससे हमें पता चल गया कि ये कोई सीरियस चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। अच्छा, अब वरिंग के लिए आप अलार्मिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ट्रबलिंग भी यूज़ कर सकते हो, कंसर्निंग भी यूज़ कर सकते हो। और कनंड्रम क्या होती है? इस पजल को कहते हैं, किसी डिलेमा को कहते हैं, प्रेडिकामेंट को कहते हैं। इन सब का मतलब है एक मुश्किल सूरत हाल। अब आगे देखो, कह रहे द फेडरल गवर्नमेंट्स एनुअल पेंशन, कहता इनका जो फेडरल गवर्नमेंट का जो एनुअल पेंशन बर्डन है ना, नाउ एक्सीड, वो एक्सीड कर गया है, मतलब वो भर गया है, वो ज़्यादा हो गया है। अच्छा, किस चीज़ से? कहता इट्स फिजिकल स्पेस, इस चीज़ से। अच्छा देखो, ये फिजिकल स्पेस क्या होती है, पेंशन बर्डन क्या होता है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस के एंड पे। अच्छा, किसके लिए ये फिजिकल स्पेस है? कहता फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसने कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जो एनुअल पेंशन बर्डन है ना वो बढ़ गया है इस चीज़ से। और ये चीज़ क्या है, ये किसके लिए? इसने कहा ये चीज़ है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं, हम उसको आसान लैंग्वेज में पहले देखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि ये जो इसने यूज़ किया ना पेंशन बर्डन, ये क्या चीज़ है? देखो, पेंशन बर्डन का मतलब है कि ये वो रकम है जो गवर्नमेंट को हर साल पे करनी पड़ती है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, जिसमें सिविल सर्वेंट्स आते हैं और आर्मी पर्सनल आते हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, फिजिकल स्पेस क्या चीज़ है? देखो, फिजिकल स्पेस का मतलब है वो एक्स्ट्रा मनी जो गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ती है स्कूल्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर। और ये किस तरह से स्पेंड करती है? बगैर कर्ज में डूब के और बगैर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए। तो ये होती है फिजिकल स्पेस। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझो। फॉर एग्जांपल, आपको स्कूल के लिए मंथली आपको 5000 मिलता है, ठीक है। अब वो जो 5000 रुपीज़ है ना, वो सबसे पहले आपको किन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने हैं? आप अपने ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्पेंड करोगे, आप लंच के ऊपर स्पेंड करोगे, और ये भी मिसाल ले लो, फॉर एग्जांपल वो फीस में भी स्पेंड करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मस्ट हैं, ठीक है। इन
चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने के बाद अगर आपके पास 100 रुपीज़ बचते हैं या 200 रुपीज़ बचते हैं या 500 रुपीज़ बचते हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपके फिजिकल स्पेस है। अब इस 500 रुपये से आप कुछ भी बाय कर सकते हो। आप 500 रुपये में अपने दोस्त को गिफ्ट दे सकते हो या दोस्त के साथ बाहर खाना खा सकते हो। तो ये है फिजिकल स्पेस। इसमें यही उसने बात की है ना कि ये जो पेंशन का बर्डन है, जब ये रकम उसको अदा कर देता है तो उसके बाद जो उसके पास रकम बचती है वो किस चीज़ के लिए होती है? वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए होती है। अब ये नेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? देखो, नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो रकम होती है इसका मतलब है कंट्री को बेहतर बनाना। किस तरह से बेहतर बनाना? जैसे रोड्स बनाने, स्कूल्स बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने। मतलब ये वो पैसा है जो मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। अब आप खुद देखो कितनी मुख्तसर सी लाइंस हैं और कितनी मीनिंगफुल हैं ये। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में। मतलब अब यही बात ये दूसरे लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। अच्छा, क्या बयान कर रहा है, कैसे बयान कर रहा है? देखो, वो कह रहा है पाकिस्तान इज़ पेइंग आउट, कि पाकिस्तान जो है वो रकम अदा कर रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा लगा रहा है। किसके ऊपर? कहता मोर टू रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, एंड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, और इनके ऊपर। देन, अब ये देन आ गया तो इसका मतलब है ये कोई कंपैरिजन करेगा। अब ये दो चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन कर रहा है। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा रकम इनके ऊपर लगा रहा है, और दूसरी क्या चीज़ है वो अब पता चलेगा। कहता है इट इज़ स्पेंडिंग, ये स्पेंड कर रहा है ऑन डेवलपिंग, मतलब तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, इट्स फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज एंड पब्लिक यूटिलिटीज। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर भी इसने दो बातें की हैं। पहली बात, इसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। किस तरह पता चला? क्योंकि यहाँ पे ये वाला देन का इस्तेमाल हुआ है, THAN का। अब ये कंपैरिजन कैसा है ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कह रहा है अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान जो है ना वो ज़्यादा रकम इन पे खर्च कर रही है एज़ कम्पेयर टू कि वो जो है अपनी रकम को खर्च करे तरक्की के लिए, इसके फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बेसिक सर्विसेज पर और पब्लिक यूटिलिटीज़ पर। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि सेंटेंस जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, इसने पहले यूज़ किया है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आ जाएंगी, ब्रिजेस आ जाएंगी, रेलवेज आएंगे, एयरपोर्ट्स आएंगी, बिल्डिंग्स आएंगी। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? स्कूल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, कॉलेजेस आएंगे। मतलब जो आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज से मुराद क्या है? इसका मतलब है साफ़ पानी, बिजली, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, ये भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ें जो सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे वाटर हो गया, गैस हो गई, और गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम हो गया, मतलब गटर का निज़ाम हो गया। इन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें हैं वो इसने मेंशन की हैं। तो अब देखो, अब आई होप कि आपके लिए ये सेंटेंस बिल्कुल इजी हो गया होगा। तो वो ये बात, वही वाली बात को यहाँ पे दोहरा रहा है लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में। अब इसकी वो कैप चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसने कहा पाकिस्तान इज़ पेइंग आउट। पे आउट का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो डिस्पर्स कर रहा है, वो अपनी रकम दे रहा है, वो दायगी कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, पैसा लगा रहा है, वो दे रहा है इनको। किनको? ये आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया, फिर देन लगाया, फिर कंपैरिजन इसने कर दिया। अच्छा, और इसमें कोई भी देखने वाला नहीं है, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। कह रहा है पेंशंस हैव बिकम, कहता है ये जो पेंशंस हैं वो बन चुकी हैं अ टाइटनिंग नोज, एक बहुत ही ऐसी नोट जो कि टाइटनिंग है। मतलब आप ये समझ लो कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, किसके गिर्द? उसने कहा अराउंड और प्रोस्पेक्ट्स, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके गिर्द। प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? हमारी उम्मीदें होती हैं, मुस्तकबिल को लेकर जो हमारी होप्स होती हैं, जो चांसेस होते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा। अच्छा, किसके लिए ये प्रोस्पेक्ट्स? कहता फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए हैं।
ह्यूमन डेवलपमेंट इसके लिए हैं एंड सोशल अपलिफ्ट और इन चीज़ों के लिए हैं। कहता विच इज़ वाई, कहता यही वजह है कि आफ्टर मैनी ईयर्स के काफ़ी सालों के बाद वी आर फाइनली सीइंग टेंजिबल मेजर्स, कि हम क्या देख रहे हैं, हम टेंजिबल मेजर्स को देख रहे हैं। टेंजिबल मेजर्स का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे चेंजेस देख रहे हैं जो वाजिया हैं, जो रियल हैं, जो नोटिसेबल हैं, जो अमल में आने वाले इक़दामात हैं। अच्छा, किस लिए? कहता टू कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, काबू में रखने के लिए। किसको? द पेंशन बिल, इसको। अब हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल वाली क्लास में भी बताया था कि जब भी आप किसी सेंटेंस को रीड करो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है इसके अंदर टेंस कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें क्या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा है जो मुझे रोक रहा है इसको प्रॉपरली समझने से। आपने उसका मीनिंग फाइंड करना है। मीनिंग फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, एक पेपर पास रखो और इसको रिफ्रेश करो, इसको अपने अल्फाज में लिखो। अभी आजकल हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आजकल हम सिर्फ एक सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को रिफ्रेश करना है और कमेंट सेक्शन में डालना है, मैं देखूंगी आपका। अच्छा, अब देखते हैं इसमें वो वाली चीज़ें जो हमें समझ नहीं आई। देखो टाइटनिंग नूज़ क्या होती है, गिरा बांधना। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा नहीं है वो ये जो होती है रस्सी, ठीक है, अगर ये किसी चीज़ के गिर्द बहुत टाइट कर दी जाए, बहुत ज़ोर से बांध दिया जाए तो क्या होगा, इसका दम घुट जाएगा और ये मर जाएगा। तो अब ये किसके गिर्द ये वाली जो गिरा है, ये लिपटी हुई है, ये है हमारे प्रोस्पेक्ट्स के गिर्द। और प्रोस्पेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं, इनका मतलब होता है जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो तरक्की के रास्ते हैं। ठीक हो गया। और ये कौन कौन से हैं, ये आगे इसने सारे मेंशन किए हैं। और टेंजिबल का मतलब क्या होता है, देखो टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आ सकें, जो हकीकी हों, जो रियल हों, जो विजिबल हों, जो कंक्रीट हों। और कंटेन करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी को कंट्रोल करना, लिमिट करना, रिस्ट्रेन करना। तो अब इन लाइंस में असल में क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था ना कि पेंशन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी हैं, टाइटनिंग न्यूज़ बन चुकी हैं इस चीज़ के गिर्द। और ये वो चीज़ है जो कि हमारी कंट्री की प्रोग्रेस को होल्ड बैक कर रही है, इसको रोक रही है। कहता यही वजह है कि जो गवर्नमेंट है अब फाइनली क्या कर रही है, कोई रियल स्टेप्स ले रही है ताकि इन पेंशन कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। अब वो कह रहा है वी हैड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अब इसका मतलब क्या, देखो हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू जो है ना वो मजबूरी को शो करते हैं। मतलब ये एक्शन जो है ये ज़रूरी है लेकिन ये मजबूरन किया जा रहा है। तो अब वो कह रहा है कि अब मजबूरी है कि इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना होगा। अब यहाँ पे ब्लीडिंग जो है ये मेटाफोरिकली इसने यूज़ किया है। तो ये असल में क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ये जो पेंशन का बहना है, ये जो फाइनेंशियल लॉस है, ये जो डैमेज है, इसको अब स्टॉप करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब एक्सप्लेन, कहता है ये जो मिनिस्टर हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन्होंने वजाहत की है, इसने समझाया है। कहाँ? एट अ सेमिनार में ऑन ट्यूसडे वाले दिन। एज का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है वाइल, कि जब वो ये वाला काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ही स्पोक अबाउट द न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। जब वो बात कर रहे थे इसके बारे में, इस पेंशन स्कीम के बारे में, दैट टुक अफेक्ट, कहता जो कि अमल में आई एट द स्टार्ट ऑफ द आउटगोइंग फिजिकल ईयर, मतलब जो कि गुज़िश्ता माली साल के आगाज में क्या हुई, अमल में आई। वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो ये सेंटेंसेस बड़े लेंथी होते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आप इनको ब्रेक करते जाओ तो आप इनको आसानी से समझ सकते हो। अब इसने ये कहा है कि हमने ये जो फाइनेंशियल लॉस है इसको स्टॉप करना है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने एक्सप्लेन किया सेमिनार में मंगल वाले दिन, जब वो बात कर रहे थे इस स्कीम के बारे में जो कि अमल में आई गुज़िश्ता माली साल के आगाज़ में। अब इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं।
अच्छा, अब आप ये वाली फ्रेज याद कर लें, स्टॉप द ब्लीडिंग। स्टॉप द ब्लीडिंग किधर गया, ये वाली जो फ्रेज है, अब आप इसको याद कर लें कि स्टॉप द ब्लीडिंग का मतलब है कि होल्ड द लॉस, के नुकसान को रोकना, नुकसान पर काबू पाना। ठीक है। अच्छा, अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था आउट गोइंग फिजिकल ईयर, मतलब वो वाला फिजिकल ईयर जो कि एंड हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। देखो, आउट गोइंग जो है ना एक एडजेक्टिव भी है जो कि एक पर्सन के लिए बोला जाता है जो बहुत ही फ्रेंडली हो, जिसको बहुत अच्छा लगता हो लोगों से मिलना, तो उस पर्सन को भी आउट गोइंग पर्सन बोला जाता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही आउट गोइंग है, इसको बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बाहर जाना। तो ये भी देख लें आप। अब वो कह रहे हैं ही सीम्ड क्लियर, कि वो जो था वो क्लियर दिखाई दिया। क्लियर का मतलब क्या है असल में यहाँ पे, इसका मतलब है वो सर्टन था, वो श्योर था कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, किसके बारे में कहता, अबाउट द अर्जेंसी फॉर रिफॉर्म्स, ये जो अर्जेंसी है कि ये फौरी तौर पर हो जाना चाहिए रिफॉर्म्स के लिए। मतलब रिफॉर्म्स क्या हैं, तब्दीलियाँ, निज़ाम में ये जो तब्दीलियाँ हैं ये फ़ौरन हो जानी चाहिए, और इनके बारे में वो बिल्कुल सर्टन था, बिल्कुल उसको ये था, कॉन्फिडेंट था कि ये वाला चीज़ जो है ये होनी चाहिए। अच्छा, कैसे, डिस्क्राइबिंग दैम, इनको डिस्क्राइब करते हुए, इनको एक्सप्लेन करते हुए, इनको वाज़ा करते हुए एज अ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वो दिखाई दिए बहुत ही कॉन्फिडेंट इस चीज़ को लेकर, इन रिफॉर्म्स को लेकर, इन तब्दीलियों को लेकर। डिस्क्राइबिंग दैम मतलब इनको बयान करते हुए कि ये एक बुनियादी क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इस चीज़ के लिए, मतलब इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। अब इसका ये सेंटेंस बना कैसे हुआ है, देखो अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ही सीम्ड क्लियर, हमें समझ आ गया कि वो कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर। जब वो कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, इस चीज़ को बयान किया इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये जो फंडामेंटल वर्ड है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्या है, असल में बुनियादी सवाल, या फिर आप ये समझ लो ये बहुत ही अहम मसला है, किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है नेशनल इकोनॉमी, मतलब ओवरऑल जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी बात कर रहा है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कोई चीज़ जो है वो स्टेबल रहे, वो लंबे अरसे तक चले, तो वो ये बात कर रहे हैं इन लाइंस में। अब आगे देखो, कह रहा इन अप्रैल में द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो पुट एन एंड, जो गवर्नमेंट थी वो पुट एन एंड कर चुकी थी, मतलब वो इस चीज़ को स्टॉप कर चुकी थी, इस चीज़ को ख़त्म कर चुकी थी, रोक चुकी थी। अच्छा, किस चीज़ को, टू एक्स सिविल सर्वेंट्स, कहता है ये जो एक्स सिविल सर्वेंट्स है ना, ड्रॉइंग जो कि रिसीव कर रही हैं, जो कि ड्रॉ कर रही हैं, किस चीज़ को, बोथ सैलरीज को, मतलब सैलरीज को, एंड पेंशंस को, इन केस मतलब अगर दे वर रीहायर्ड, कि अगर उनको रीहायर्ड कर दिया जाए, उन्हें दोबारा नौकरी पर रख लिया जाए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। अच्छा देखो, अब इसमें क्या बात कर रहा है, कह रहा है अप्रैल में जो गवर्नमेंट थी ना उसने तो कह दिया कि इस चीज़ को एंड कर दो, कि इस चीज़ को एंड कर दो कि ये जो एक्स सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि दो चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, ये बोथ किसके लिए आया, ये सैलरीज के लिए आया और पेंशन के लिए आया। इन केस मतलब अगर जब उनको रीहायर कर लिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो तब क्या करते हैं, ये दो चीज़ों को हासिल करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पुट एन एंड किया, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, पुट एन एंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, उसको टर्मिनेट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको रोक देना। अच्छा, अब ये जो ड्राइंग है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो रिसीव कर रहे थे, वो कलेक्ट कर रहे थे, वो तनख्वाह ले रहे थे, मतलब उनको सैलरीज भी मिल रही थी और पेंशन्स भी मिल रही थी। अच्छा, और इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था रीहायर्ड। रीहायर्ड का मतलब होता है कि री एम्प्लॉयड, के मतलब उनको दोबारा नौकरी पर रखना। कहता हाउएवर मतलब लेकिन, फिर भी, सम की हर्डल्स रिमेन, कि जो की हर्डल्स थी ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अहम हर्डल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टिकल्स थी, रुकावटें थी, वो रिमेन है, वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी मौजूद हैं, अभी भी बाकी हैं। अब वो कह रहा है द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम
एंड रूल्स। कहता ये वाली जो स्कीम थी और ये वाले जो रूल्स थे, अच्छा कौन से रूल्स? उसने कहा प्रिवेंटिंग, जो कि रोकते हैं डबल डिपिंग, इस चीज़ को, मतलब एक वक्त में पेंशन भी लेना और तनख्वाह भी लेना, सैलरी प्लस पेंशन। कहता स्टिल डू नॉट अप्लाई, कहता फिर भी ये अप्लाई नहीं होते, ये लागू नहीं होते टू रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, मतलब इनके ऊपर ये लागू नहीं होते। कहता हुज पेंशन, कहता जिनकी जो पेंशन्स हैं, कहता अकाउंट फॉर, कहता अराउंड, कहता लगभग 3/4 ऑफ द टोटल बिल, मतलब जितनी कंप्लीट पेंशन का जो एक्सपेंस होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उसमें जो 75% है वो इन चीज़ों के ऊपर लगता है, इनके ऊपर लगता है, वो ये बात कर रहा है। अकाउंट फॉर का दो मतलब होता है, ठीक है। एक जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा या किसी चीज़ के लिए वजह बनना, ठीक है। ये दो चीज़ों को बताती है, या तो वजह को बताती है या किसी चीज़ का हिस्सा होने को बताती है। जैसे आप ये कह सकते हो कि जो पोल्यूशन है वो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बनता है, तो आप कह सकते हो पोल्यूशन, तो आप कह सकते हो कि पोल्यूशन अकाउंट्स फॉर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे वजह बनती है, ठीक है, वजह बनती है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। अब इसका दूसरा यूज़ देखो, जब हमने कहना है अकाउंट फॉर को कि ये जो चीज़ है ये इसका हिस्सा बनती है या पार्ट ऑफ समथिंग, तो तब हम लिखेंगे जैसे विमेन, अच्छा तब हम यही लिखेंगे कि वीमेन अकाउंट फॉर 60% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स। अब यहाँ पे अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो वीमेन है वो पार्ट ऑफ हैं इस चीज़ का, मतलब वो इस चीज़ का हिस्सा है, मतलब जितनी पूरी वर्क फोर्स है उसका 60% हिस्सा जो है वो औरतें हैं, वो इसका पार्ट हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंट फॉर के दो मतलब होते हैं, एक किसी चीज़ की वजह बनना या किसी चीज़ का पार्ट होना, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब एक और चीज़ है, एक होता है टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है सोच समझकर फैसला करना। जैसे आप कहते हो ना कि जब आपने प्लानिंग कर रहे हो आप ट्रिप के लिए, तो आपको सबसे पहले वेदर को ध्यान में रखना चाहिए, आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप यूज़ करोगे टेक इनटू अकाउंट, कि किसी चीज़ को कंसीडर करना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, ऑलवेज, अब जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है या जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो आप टेक इनटू अकाउंट के बाद में यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे वेदर है, ठीक है। और किस चीज़ से पहले? बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप। तो अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है, अकाउंट फॉर का मतलब क्या है और टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या है। अच्छा अब यहाँ पे अकाउंट फॉर का मतलब क्या है ये अब आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये मैंने अब आप लोगों के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? डिस्पाइट एन अर्ली नोटिफिकेशन, कहता इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद? इस अर्लियर, इस पहली नोटिफिकेशन के बावजूद। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है, अच्छा चलें आगे, इसने एक्सप्लेन किया फिर मैं बताती हूँ। अच्छा कौन सी नोटिफिकेशन? कहता है जो कि स्टेटिंग करती है, जो कि बयान करती है दैट ये कि द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम वुड अप्लाई टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम जुलाई दिस ईयर। कहता इस चीज़ के बावजूद, इस नोटिफिकेशन के बावजूद कि ये जो स्कीम है, ये जिसका ऐलान किया गया है, ये आर्मी वालों पर भी ये स्कीम जो है वो लागू होगी। कहता इस नोटिफिकेशन के बावजूद द मेयर हैज़ बिन डिलेड, कहता जो मेयर थी, जो इकदामात थे उनको डिले कर दिया गया विदाउट एक्सप्लेनेशन, बगैर किसी तफसील के, बगैर किसी रीज़न के। तो अब वो ये बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने कहा था कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी ये वाली जो स्कीम है ये लागू होगी, लेकिन कहता अब ये क्या हुआ है कि बगैर किसी वजह के इस चीज़ को, इस मेयर को स्टॉप कर दिया गया है, इसको डिले कर दिया गया है।
अच्छा, अब ये देखो डिस्पाइट के बाद उसने क्या यूज़ किया। डिस्पाइट जो होती है प्रपोजिशन होती है, तो इसके बाद ये सारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्पाइट किस चीज़ के बावजूद, उसने कहा अर्लियर नोटिफिकेशन इस चीज़ के बाद। अब ये कौन सी नोटिफिकेशन है, इसके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है, ये चीज़ बयान करते हुए कि ये जो स्कीम है ये इसने सारी बात कर दी है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना हुआ है, पूरी की पूरी एक क्लॉज बनी हुई है जिसमें ये सब्जेक्ट है और हैज़ बीन डिलेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो पर्सनल होता है और एक पर्सनल होता है, इसका डिफरेंस भी देख लो। ये जो पर्सनल होता है ये इसका मतलब है स्टाफ, ये स्टाफ की बात करता है। और एक होता है पर्सनल, वो होता है PER, मैं ये इधर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। एक होता है पर्सनल, एक होता है पर्सनल, PERSONNEL, ठीक है। ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है स्टाफ, और ये वाला जो पर्सनल होता है इसका मतलब है प्राइवेट, ज़ाती, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वो कह रहा है मैनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, कहता है ये वाला जो स्टाफ होता है, ये मतलब ये जो अफवाज के मेंबर्स होते हैं, कहता है ये रिटायर होते हैं एट एन अर्लियर एज, मतलब बहुत ही अर्ली एज में, कम उम्र में। देन किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कहता है सिविल सर्वेंट्स, इनसे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये जल्दी रिटायर हो जाते हैं। मीनिंग दे ड्रॉ पेंशंस फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ देयर लाइफ। देखो अब वो क्या कह रहा है, मीनिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब है कि वो ड्रॉ करते हैं, वो रिसीव करते हैं पेंशन्स को फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा अरसे के लिए, ऑफ देयर लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी के दौरान। तो अब आप ये नोट करो कि इसने आज के एडिटोरियल में देन का इस्तेमाल बहुत किया है, मतलब कंपैरिजन को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें। अच्छा, अब इसने फिर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ड्रॉ। यहाँ ड्रॉ का मतलब है किसी चीज़ को रिसीव करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और ये जो पीरियड यहाँ पे यूज़ किया ना, इसका मतलब है ड्यूरेशन, इस मुद्दत में। अब आगे चलो, कहता एज पॉइंटेड आउट, कहता जैसा कि पॉइंट आउट किया गया था, जैसा कि मेंशन किया गया था, या आप कह लो कि जैसा कि हाईलाइट किया गया था। किसके ज़रिए, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, इनके ज़रिए लास्ट सैटरडे पिछले हफ्ते, टू द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, इनके आगे इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था। कहता दिस रिप्रेजेंट, कहता ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो चीज़ है ये दिखाती है अ सिग्निफिकेंट बर्डन, एक बहुत अच्छा बड़ा मेजर बर्डन, बोझ, किसके ऊपर, ऑन द फेडरल बजट, इसके ऊपर। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लास्ट सैटरडे जब उन्होंने मीटिंग की थी, तो उन्होंने ये चीज़ ही वहाँ पे मेंशन की थी कि ये जो चीज़ है ये नेशनल बजट के ऊपर बहुत बड़ा मेजर बर्डन है, सिग्निफिकेंट बर्डन है। अच्छा, ये जो पॉइंट आउट वर्ड है ना जो इसने यहाँ पे यूज़ किया था, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को उजागर करना, नुमाया करना, स्टेट करना, किसी चीज़ को बयान करना, ठीक है। अब आगे देखो, वो कह रहे हैं सच रिटायरीज कैन ऑफन फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। कहता है ये वाले जो रिटायरीज होते हैं, कहता है ये वाले जो अफराद हैं जो रिटायर हो जाते हैं, कैन ऑफन फाइंड मतलब अक्सर ये फाइंड कर लेते हैं, इनको मिल जाता है, इनको हासिल हो जाता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मुनाफा बख्श जॉब्स, मतलब ऐसी जॉब्स जो प्रॉफिटेबल होती हैं। एल्सवेयर मतलब कहीं पे भी, किसी और जगह पे। कहता है येट फिर भी द गवर्नमेंट कंटिन्यूस, गवर्नमेंट जो है वो जारी रखती है किस चीज़ को, टू पे आउट पेंशंस, कि उनको देती रहती है, अदायगी करती रहती है किसकी, पेंशंस की, विदाउट असेसिंग, बगैर असेस किए, बगैर जायज़ा लिए, अंदाज़ा लगाए, देयर नीड, उनकी ज़रूरत का, मतलब वो इस चीज़ को असेस ही नहीं करती कि क्या उन्हें वाकई इस पेंशन की ज़रूरत है भी कि नहीं, और वो इनको देती रहती है। अच्छा, असेस करने का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ को रिव्यू करना, किसी चीज़ का जायज़ा लेना, अंदाज़ा लगाना। अब आगे देखो, इट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल, कहता है ये जो चीज़ है ये काबिल एतराज़ है, मतलब इसके ऊपर सवाल जो है वो उठ सकता है कि वाई द इंट्रोड्यूस्ड पेंशन रिफॉर्म्स, कहता है वो वाले पेंशन रिफॉर्म जो कि इंट्रोड्यूस्ड हैं, जो लाए गए हैं,
जो मुतारिफ करवाए गए हैं हैव नॉट बीन मेड एप्लीकेबल मोर एक्सटेंसिवली इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑन न्यू हायर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो इसने ये जो चीज़ यूज़ की है ना कि इंट्रोड्यूस किया गया इन पेंशन रिफॉर्म्स को, हैव नॉट बीन मेड एप्लीकेबल, कि इनको एप्लीकेबल क्यों नहीं किया गया, मतलब इनको एनफोर्स क्यों नहीं किया गया, इनको अमल में क्यों नहीं लाया गया। किस तरह से? उसने कहा मोर एक्सटेंसिवली, मतलब ज़्यादा वसी तौर पर, कि इसमें ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा इसमें मतलब दूसरे ग्रुप्स भी आए। इंस्टेड ऑफ कहता बजाय किसके, जस्ट कहता सिर्फ और सिर्फ न्यू हायर्स। अच्छा, अब इसमें ना असल में उसने ये बात की है कि ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है, ये चीज़ जो है इसके ऊपर एतराज़ हो सकता है कि ये जो नए पेंशन की जो चेंजेस आप लाए हो सिर्फ ये न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। तो इस तरह से इसने एक मतलब एतराज़ शो किया है, उसने ये अपनी कन्फ्यूजन शो किया है कि मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है कि जो नए पेंशन रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ न्यू हायरीज के लिए क्यों हैं, जिनको जो नए नए नौकरी पे लगे हैं उनके लिए क्यों है, ये सबके लिए क्यों नहीं है। कहता श्योरली बेटर रिजल्ट्स कुड बी एक्सपेक्टेड, कहता बेशक जो अच्छे नताइज हैं, जो इम्प्रूव्ड आउटकम्स हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कहता उसकी उम्मीद की जा सकती है इफ़ मोर पेंशनर्स वर सब्जेक्ट टू दैम, मतलब अगर जो ज़्यादा पेंशन लेने वाले जो लोग हैं उन पर भी ये जो कानून है ये लागू हो, मतलब वो भी इस रूल के अंडर आए। तो वो ये बात कह रहा है। ये पहले असल में उसने खुद ही कन्फ्यूजन क्रिएट किया और उसके बाद उसने खुद ही आंसर दे दिया है कि ठीक है, बेटर रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा लोगों को, ये जो पेंशन लेने वाले हैं इनको भी अंदर लेकर आओ, इस रूल के अंदर करो, इनको भी सब्जेक्ट टू करो। देखो ये जो सब्जेक्ट टू है ना, ये थोड़ा स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती इसका इस्तेमाल होना कहाँ पे। देखो यहाँ पे आप ये समझ लो कि इसका मतलब है कि किसी चीज़ के कंट्रोल में होना, जैसे अगर कोई रूल है, कोई कंडीशन है, तो वो जो रूल है, वो जो कंडीशन है, उसके अंडर ये वाले लोग होंगे, मतलब उनको भी ये वाला रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। कह रहे सिमिलरली, इसी तरह से डिफेक्ट्स हैव बीन पॉइंटेड आउट इन द लेटेस्ट स्टेप्स। कहते हैं जो डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, फ्लॉज को बोलते हैं, प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, वीकनेसेस को बोलते हैं, उनको पॉइंट आउट किया गया, उनको मेंशन किया गया या उनको उजागर किया गया। कहाँ? इन द लेटेस्ट स्टेप्स, ताज़ा तरीन स्टेप्स में, इकदामात में। कौन से इकदामात? कहता है रिगार्डिंग पेंशन, जो कि इसके बारे में थे, इसके हवाले से थे। कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 2 अगरचे मिस्टर औरंगजेब इन हिज स्पीच, कहता अपनी स्पीच में ये जो पर्सन थे एग्जेम्प्टेड मतलब उन्होंने फ्रीडम दी, उन्होंने छूट दी पेंशनर्स को, इनको अबव द एज ऑफ 70, जिनकी उम्र 70 ईयर से ज़्यादा है, फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड ऑन लार्ज पेंशंस। अच्छा, किस चीज़ से उनको छूट दी? उसने कहा कि ये जो उनकी लार्ज पेंशंस हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उस चीज़ से। कहता इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट, कहता इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया, नोटिस किया गया, हाईलाइट किया गया, दैट ये कि द फाइनेंस बिल 2025 प्रोवाइड्स, कि ये जो बिल है ये प्रोवाइड करता है, या ये समझ लो कि ये जो बिल है ये तजवीज़ करता है कि फॉर नो सच एग्जम्पशंस, कि अब मज़ीद कोई छूट नहीं। असल में इसने कहा है कि जो मिस्टर औरंगजेब हैं, जो इनकी स्पीच हुई थी ना, तो उन्होंने तब ये मेंशन किया था कि जो 70 से ऊपर के होंगे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अपनी बड़ी बड़ी पेंशन्स के ऊपर। कहता इस चीज़ को भी नोट किया गया था कि जो फाइनेंस बिल है ना 2025 का, वो असल में ऐसी एग्जेम्पशन नहीं देता, वो ऐसी छूट नहीं देता, उसमें ऐसी कोई भी छूट जो है वो शामिल नहीं है। द फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट एड्रेस दीज पॉइंट्स विद क्लैरिटी। देखो अब वो कह रहा है ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको लाजमी एड्रेस करना चाहिए, डील विद करना चाहिए, या इसके ऊपर बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। किस चीज़ का? दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, विद क्लैरिटी, मतलब वाज़िया तौर पर, साफ तौर पर।
तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब जल्दी से इसके ऊपर जो क्विज मैंने बनाया है वो देख लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑथर हाईलाइट्स दैट रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल आर नॉट सब्जेक्ट टू द न्यू पेंशन रूल्स एंड येट कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द टोटल पेंशन बिल। What is the primary purpose of this comparison? देखो आज का जो क्विज है थोड़ा सा टफ भी है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखो। टू suggest that armed forces deserve special treatment for their service. B. To argue that civil servants are unfairly targeted. C है to emphasize the limited impact of current reforms due to their narrow application. D है to propose eliminating pensions for military retirees entirely. अब नेक्स्ट देखो, which of the following if true would most weaken the argument that pensioners above 70 were exempted from tax on large pensions as stated by the finance minister. अच्छा, अब इसकी ऑप्शंस क्या हैं? वो कह रहा है मोस्ट पेंशनर्स अबव 70 अर्न बिलो द टैक्सेबल थ्रेशोल्ड। बी कह रहा है द फाइनेंस बिल 2025 डजंट लीगली मेंशन एनी सच एग्जाम्पशन। सी है अ सिमिलर एग्जाम्पशन वाज इंक्लूडेड इन अ प्रीवियस ईयर्स बिल। डी है द फाइनेंस मिनिस्टर क्लैरिफाइड द एग्जाम्पशन इन अ न्यूज़पेपर इंटरव्यू। उसके बाद ये वो कैप से रिलेटेड है। अब ये नेक्स्ट है, वो कह रहा है व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जाम्प्टेड एज यूज्ड इन मिस्टर औरंगजेब इन हिज स्पीच एग्जाम्प्टेड पेंशनर्स अबव द एज ऑफ 70 फ्रॉम बीइंग टैक्स। इसका मतलब क्या है? इग्नोर करना, रिलीज करना, टैक्स करना, एक्सक्यूज करना। अब नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस दिस रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द फेडरल बजट। द वर्ड सिग्निफिकेंट मोस्ट नियरली मीन्स सरप्राइजिंग, माइनर, नोटिसेबल, इमेजिनरी। अब ये आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये था आज का क्विज, जो कि एक्चुअली बल्कि मैंने ज़्यादा थोड़ा वो बनाया है उस तरह से ताकि मुझे पता चल सके कि आपको एडिटोरियल भी समझ आया है कि नहीं, इसलिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ से लेकर भी उसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने देखी थी और आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, इन वीडियोज़ को लाइक करो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकें, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हैं करने वाली। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।